प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब है शॉर्ट गन का मतलब होता है कि हम उन्हीं बिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे अब चौथे जो टॉपिक है, चौथा लेसन है इसका अकाउंटेंसी का लेखाशास्त्र। अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में जो 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं, जो गन शॉट जिनके नाम हैं, वो उनमें अब ये जो लेस है आपका साझेदारी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 4। जो पार्टनरशिप का ये 4th पार्ट है, यानी चौथा वीडियो, 4th वीडियो। ठीक है, तो फोर्थ वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप विघटन जो लेसन है, विघटन का मतलब होता है कि जब साझेदारी का समापन होता है। आपको पता है तो गया था, तो शुरुआत में साझेदारी का कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके अगर कोई व्यवसाय करते तो उसे साझेदारी होता है। तो सबसे पहले यदि साझेदारी चल रही है तो उसमें कोई नया व्यक्ति आता है तो प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रवेश कहलाएगा। ठीक है, अब कोई नया व्यक्ति आ गया है तो उसको तो प्रवेश कह रहे हैं आप, प्रवेश। और यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या कहते हैं कि वो उसमें कोई ना कोई साझेदार चला जाता है, चाहे वो सेवानिवृत्त होकर के जाए या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। इस स्थिति में वर्तमान साझेदारी का विघटन होता है, किंतु फर्म उसी नाम से अपने क्रियाकलापों को जारी रखती है। कहने का मतलब है कि जो रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन में जो पुनर्गठन है, पुनर्गठन में हम साझेदारी में परिवर्तन जो करते हैं, वो परिवर्तन तो होता है लेकिन उसका फर्म का जो व्यवसाय है वो स्वतः वही चलता रहता है, नाम भी वही रहता है, व्यवसाय भी रहता है। दूसरे शब्दों में यह साझेदारी का विघटन ना होकर के फर्म का विघटन होता है। ठीक है, जो फर्म थी नई फर्म बन गई, उसमें जो परिवर्तन आए फिर उनको परिवर्तनों को कंसीडर कर लिया गया। आगे देखिए, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य साझेदारों के विघटन को फर्म का विघटन कहा जाएगा। इससे आशय है कि अधिनियम समस्त साझेदारों के मध्य कुछ साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद में भेद करता है। अतः समस्त साझेदारों के बीच संबंध के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। इसी तरह फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, साझेदारी का विघटन का मतलब है कि फर्म का अस्तित्व समाप्त। देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना है, तो जब फर्म विघटित होती है तो उसे हम कहते हैं साझेदारी समापित होती है, समस्त साझेदारी समापित होती है तो हम कहते हैं उसका विघटन हो गया। इस तरह फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा विघटन के पश्चात फर्म पुस्तकों को बंद करने की गतिविधियों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं किया जाता। फर्म के विघटन के पश्चात समस्त संपत्तियों को बेचा जाता है, सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि सभी संपत्तियों को बेचकर सभी दायित्वों का भुगतान किया जाए और साझेदारी का समापन हो जाए तो कहेंगे कि फर्म का समापन हो गया, साझेदारी का भी समापन हो गया, साझेदारी आज के बाद खत्म। अब यहाँ पे देखिए, अगला बिंदु है साझेदारी का विघटन से आशय क्या है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिए। साझेदारी के विघटन से क्या आशय है? 2 नंबर में आएगा, बहुत ज़्यादा 5 नंबर में। जैसा पहले भी वर्णित किया गया है कि साझेदारी के विघटन से साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं, परंतु फर्म अपने व्यवसाय को पहले ही की भांति करती है। साझेदारी का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, आपको बार बार समझाया जा रहा है कि फर्म का विघटन होगा। ठीक,
साझेदारी के विघटन से समझौते साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं। साझेदारी के विघटन से यहाँ पे साझेदारी का विघटन जो होगा ये निम्न प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साझेदारी का विघटन बता रहे हैं। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु, साझेदार का दिवालिया होना, निर्दिष्ट कार्य समाप्त हो जाए और साझेदारी की अवधि का समापन हो जाए। ठीक, तो ये इसे कहेंगे साझेदारी का विघटन। ठीक, अब यहाँ पे देखो फर्म का विघटन है। अगला पॉइंट क्या है, फर्म का विघटन क्या है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। ठीक है, फर्म का साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना या इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। ठीक है, उल्लेख कहते हैं कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन स्वतः हो जाएगा। जब फर्म ही खत्म हो रही है तो साझेदारी तो खत्म ही हो जाएगी, और साझेदारी खत्म हो तो फर्म जरूरी नहीं खत्म हो। क्यों? क्योंकि जब साझेदारी खत्म हुई है तो फर्म भाई चलते रहती है, हो सकती है ये भाई एकल व्यवसाय में चल रही हो या किसी अन्य तरीके से चल रही हो। हालांकि साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन को नहीं दर्शाता है। ठीक है, फर्म का विघटन निम्न में से किसी प्रकार से हो सकता है। क्या है? समझौते द्वारा विघटन, सभी साझेदार सहमत हो जाएं कि भैया फर्म का विघटन हो रहा है, यानी फर्म खत्म, तो जब फर्म खत्म तो साझेदारी खत्म। फिर है साझेदारों के मध्य अनुबंध के आधार पर, यह आपके साझेदार समझौता है। फिर अनिवार्य विघटन क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि साझेदारी फर्म का विघटन किन तरीकों से हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्वेश्चन को अभी देखो लिख देंगे। तो पहला है समझौते द्वारा विघटन, दूसरा है अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन होगा कब होगा, जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए। ठीक, या किसी अनुबंध को करने में असक्षम हो। फिर है जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। गैर कानूनी का मतलब कि जो व्यवसाय है वो कानून के अधीन नहीं है, जो देश में कानून प्रचलित है उनके अनुसार नहीं हो रहा है, कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, अर्थात एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसका भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए या कोई और तरीका हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनिवार्य विघटन होगा। अनिश्चितता की स्थिति में क्या है, यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित तो उस अवधि के समापन हो, यदि एक से अधिक उपक्रम के लिए गठित हो उसके पूरा हो जाए, साझेदार की मृत्यु हो जाए, साझेदार के दिवालिया घोषित हो जाए। फिर सूचना द्वारा विघटन, इसमें स्वैच्छिक साझेदारों की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है। न्यायालय द्वारा विघटन, देखिए न्यायालय कब विघटित कर सकते, जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे, जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम हो। ठीक है, जब कोई साझेदार कुप्रबंध का दोषी पाया जाए, जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करे, जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे। संपूर्ण हित यानी आप किसी को बिना बताए किसी को अपना पूरा जो है मतलब पूरा जो क्या कहते हैं पूरा हिस्सा दे दीजिए। जब फर्म को व्यवसाय चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ ना हो, जब न्यायालय फर्म के विघटन को उचित समझे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं, ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। आप परेशान ना होइए कि मार थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन हम कुछ पार्ट ज़रूर बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाना एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे लगे पड़े हैं। ठीक, तो आप लोग दुनिया भर का सोचते होंगे सर का मोनेटाइजेशन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सर धनी बन जाएंगे, लेकिन कोई
ऐसा उद्देश्य है नहीं, बाकी तो भविष्य है कोई जाने कुछ। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपका के एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठो तो आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसी बिंदु ना हो जो आपको आता ना हो। देखिए एनसीईआरटी चुनने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि एनसीईआरटी से जो आपको मैटर मिलता है वो बेस्ट मैटर मिलता है, उसको पढ़ने में आपको समझ आपकी विकसित होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करके आप आगे बढ़िए, हमारी बात मानिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे देने, ये 5 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साझेदारी का विघटन क्या है और साझेदारी फर्म का विघटन क्या है, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, व्यवसाय की समाप्ति, व्यवसाय का समापन इसमें नहीं होता है। साझेदारी अगर हट गई तो व्यवसाय ही बंद हो जाएगा। परिसंपत्ति दायित्वों की व्यवस्था, परिसंपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, संपत्तियों का विक्रय होगा, दायित्वों का भुगतान होगा। न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है साझेदारी विघटन में। फर्म का विघटन होगा तो न्यायालय का हस्तक्षेप होगा। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध जो होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें आर्थिक संबंध समाप्ति हो जाएंगे, परिवर्तन की तो बात ही छोड़ दो। व्यवसाय के समाप्त न होने के कारण उसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और बहियों को बंद कर दिया जाता है, इसमें पुस्तकों बंद नहीं की जाती है। देखिए आप, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि कहीं सर तेज पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, क्या है। आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो अपनी बात को कहने के लिए, बताइए जहाँ पे समस्या हो। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, तो अब जो मैं, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साइट से नहीं डाउनलोड कर पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे जैसे क्वेश्चन आंसर जो पढ़ाए हैं BST के वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक, आज हम आपको डलवा देंगे, आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हाँ अब अगला जो टॉपिक है साझेदारी खातों का निपटारा। ठीक है, देखो हमने अंडरलाइन कर दिया बिना पढ़ाए। फर्म का विघटन होने पर फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है। ठीक, खातों का निर्धारण कर दिया जाता है। इसके लिए फर्म अपनी परिसंपत्तियों का निपटारा, अपने विरुद्ध सभी दायित्वों का भुगतान। इस संबंध में यह उल्लेखित है कि साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के नियम लागू होंगे। ठीक है, धारा 48 आप पढ़ लीजिए। हानियों का व्यवहार, हानि पूंजी में कमी सहित देय होंगे। ठीक है, प्रथम लाभ में, इसके पश्चात साझेदारों की पूंजी, अंततः यदि आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। आपको पता है कि साझेदारी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। क्या होता है, असीमित होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों से पैसा देना पड़ेगा। फिर परिसंपत्तियों का उपयोग, फर्म की परिसंपत्तियां साझेदारों द्वारा अपनी पूंजी में कमी को पूरा करने के लिए अंशदान सहित निम्न प्रकार के क्रम है। क्या है, फर्म के ऋण पहले दिए जाएंगे, अन्य पक्षों के साझेदारों द्वारा फर्म में दिए गए अग्रिम जो पूंजी किससे भिन्न है, जैसे कोई साझेदार ने ऋण दिया है तो उसके लिए पूंजी खाते में जो साझेदारों को देय प्रत्येक साझेदार का अनुपातिक भुगतान होगा। शेष राशि यदि कोई हो तो सभी साझेदारों में उसके लाभ विभाजन अनुपात में बट जाएगी। देखिए हानियों के पेमेंट के क्रम ये हैं और संपत्तियों के जो पैसा आएगा उनके पेमेंट क्रम ये हैं। ठीक है, फिर है आगे आप पढ़ेंगे व्यक्तिगत ऋण, फर्म के ऋण। ठीक, इसे पढ़ लीजिए आप। पे साझेदारी फर्म का विघटन, किसी साझेदार की उसके पूंजी खाते में कमी होने पर योगदान में असमर्थता। ठीक है, क्या है ये, देखिए क्या है,
लिख रहे हैं, साझेदारों के मध्य लेखों के निर्धारण के संबंध में यह एक ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब एक साझेदार उसके पूंजी खाते में कमी के प्रति योगदान देने में असमर्थ है, खाता नाम से स्थित खाता है, ठीक है, डेबिट से, तो ऐसी स्थिति में वह दिवालिया कहलाएगा। वह राशि जो उसे प्राप्त नहीं हुई है एक फर्म के लिए पूंजीगत हानि मानी जाएगी, ठीक है। ऐसी हानि है पूंजीगत, जैसे कोई साझेदार कुछ भी पैसा देने में असमर्थ है, अपने घाटे को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो पूंजीगत हानि है। किसी समझौते के अभाव में इसी पूंजीगत हानि को शेष साझेदार द्वारा जो गार्डनर बनाम मर्रे के सिद्धांत की तरह सहन किया जाएगा, जो कि यह दर्शाता है कि फर्म के विघटन की तिथि पर यह पूंजीगत हानि शोध्य साझेदार द्वारा उसके पूंजी के अनुपात में सहन करनी होगी, ठीक है। हालांकि क्या बता रहे हैं, हालांकि दिवालिया साझेदार के संबंध में साझेदारी फर्म के विघटन पर लेखा व्यवहार इस स्थिति में नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो ये पूंजी के अनुपात में है इसको। फिर एक क्वेश्चन आता है, वसूली खाता किसे कहते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये कब बनता है, जब साझेदारी का विघटन होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। और देखिए, सभी संपत्तियों को डेबिट किया जाएगा, सभी संपत्तियों को डेबिट किया जाएगा, सभी दायित्वों को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा मिलता है, ठीक, और जो पेमेंट किया जाता है, देखिए, पर संपत्तियों के विक्रय पर जो पैसा मिलेगा वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। और यदि दायित्वों का भुगतान हो जा रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका जो भी डिफरेंस आएगा, घटबढ़ आएगी, अगर डेबिट ज़्यादा है तो हानि आएगी और क्रेडिट ज़्यादा है तो लाभ आएगा। और ये लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों में वितरित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव देखिए, एक वीडियो बना देंगे, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, उनको जो भी मतलब आपकी साझेदारी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक आपको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक। बाकी इसमें देखिए सब आगे न्यूमेरिकल है, जनरल प्रविष्टियाँ हैं, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी है, साझेदारी फर्म के विघटन। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें देखिए संपत्तियों के हस्तांतरण पर है, वसूली खाते में सभी संपत्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, दायित्वों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संपत्तियों की बिक्री से पैसा आएगा, साझेदार द्वारा अगर कोई संपत्ति ली गई है तो उसके साझेदारी के पूंजी खाते में लिख देंगे, दायित्व कोई भुगतान हुआ है तो उसको कर देंगे, साझेदार द्वारा अगर कोई दायित्व दिया गया है तो उनके पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे, ठीक। इस टाइप से ये आपकी जनरल होंगी। आपने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा तो उसमें आप जानते होंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप वसूली व्ययों का भुगतान होने पर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके साझेदारों को परितोषण यानी कोई परितोषण यानी पारिश्रमिक देना, ठीक है। और गैर कोई दायित्व आप लिखा नहीं है तो उससे आप पेमेंट करेंगे। वसूली खाते में लाभ अथवा हानि होने पर, ठीक है। वसूली पर लाभ हानि का हस्तांतरण कहाँ जाएगा, वसूली पर लाभ हानि होने पर साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट हो जाएगा अगर लाभ हुआ तो, और हानि होगी तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फर्म के ऋण का निपटारा। फिर साझेदारी फर्म का विघटन, ठीक। तो ये सब आपका जो भी है पढ़ लीजिए। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को न्यूमेरिकल आपने पढ़ा ही होगा, यदि वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का हम फुल फ्लैश बना देंगे जिसमें लगभग चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब स्वयं जांचिए, देखिए कुछ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका देखते हैं अगर लास्ट में कुछ बचता है तो वो भी बता देंगे। ये सब न्यूमेरिकल पार्ट है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है गन शॉर्ट में केवल उन पॉइंट पर उन बिंदुओं को रिवीजन कराना जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इससे कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट छूटे ना। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए अलग से आपको
देखिए सारांश पढ़ लिया करिए, ठीक है, सारांश जरूर पढ़ लो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सारांश पढ़ लो। देखो साझेदारी फर्म का विघटन क्या है, साझेदारी का विघटन क्या है, वसूली खाता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। वसूली खाता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखा करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको बताते रहिए कि यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए आपका ये बेस्ट है। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या है कि अब इसको देख लें, एक्सप्लेनेशन देख लें, और वहाँ पे जाके वेबसाइट पर, या हम आपको दे देंगे लिंक, वहाँ पे जाके अपना एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए खैर, टेक केयर, अगले बिंदु पर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए साझेदारी का मतलब, साझेदारी, ठीक है, कंप्लीट साझेदारी आपके 4 वीडियोज़ में हो गई है, 4 वीडियो में, 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट में आपको। तो इससे इसका मतलब हो गया आपका 50% जो सिलेबस है वो पूरा है। क्यों? आपको पता है कि सिलेबस 2 पार्ट में है, ए और बी पार्ट में। ए में क्या आपका है, साझेदारी है, साझेदारी है, ठीक। और बी पार्ट में आपका कंपनी अकाउंट्स, ठीक, और रेशियो, और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी देखिए कंपनी अकाउंट के साथ आपके जो लेसन हैं वो इसी कंपनी खाते से संबंधित, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह। तो बी ए पार्ट आपका कंप्लीट है। कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 50%, यानी जो भी आपकी थ्योरी आएगी 50% इसी से आएगी। कितना परसेंट आएगी, 50% थ्योरी आपकी क्लियर, 50% थ्योरी क्लियर, थ्योरी कहोगे गुरुजी को स्पेलिंग भी नहीं आती, थ्योरी क्लियर, ठीक। चलिए खैर, आगे अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।